गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी चैनल पर। बच्चों, आज आपकी क्लास में हम सातवाहन वंश को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट वंश है, ठीक। और सातवाहन वंश को समाप्त करने के बाद हम मौर्योत्तर काल की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों वंशों का अध्ययन जो है हम कहने का मतलब है कि जो मौर्योत्तर काल के समाज और संस्कृति का अध्ययन हम करेंगे वो सातवाहन वंश के समापन के बाद करेंगे, क्योंकि अगर हम इसकी पॉलिटिकल कंडीशन को नहीं समझेंगे तो फिर हमें यहाँ का यानी मौर्योत्तर काल के कल्चर एंड सोसाइटी को समझना आसान नहीं होगा। तो हमने, चूंकि आपको पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि कम से कम 2 क्लासें मौर्योत्तर कालीन समाज और कल्चर पे हम करेंगे, लेकिन मुझे ये लगा कि नहीं, पहले मौर्योत्तर काल के राजनीतिक इतिहास को समाप्त कर लिया जाए, फिर उसके बाद जो है उसको डिस्कस किया जाए। तो आज की क्लास में हम आपके सातवाहन वंश के विषय में चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। और सातवाहन वंश के समापन के बाद जो है हम फिर मौर्योत्तर कालीन समाज की जानकारी आपको देंगे, यानी मौर्योत्तर काल के समाज और संस्कृति का अध्ययन किया जाएगा, ठीक। तो आज की क्लास जो है वो आपकी पूरी तरह से सातवाहन वंश के राजनैतिक इतिहास पर निर्भर करती है। तो सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ने की कोशिश करिए आप लोग सभी लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग अपनी संख्या मैक्सिमम से मैक्सिमम कर लीजिए, ठीक है। और आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि सबको पहली बात तो नमस्कार हमारी तरफ से बच्चों। आप लोगों से विनम्र निवेदन यह है कि आप एक दूसरे का सम्मान करते हुए क्लास को देखिए, ठीक है। आपस में आप बात करें, लेकिन मर्यादा का कम से कम ध्यान रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। और आप यूपीएससी के स्कॉलर हैं, ऐसे विद्यार्थियों से इस तरह की उम्मीद हम नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हम चर्चा करते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, ठीक है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने चल रहे हैं बच्चों सातवाहन वंश। कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है ये, ठीक है। और आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन किया इस वंश ने लगभग कितने वर्ष? 300 वर्षों तक। 300 वर्षों तक शासन किया सातवाहन वंश ने, ठीक है। तो जब इतने लंबे समय तक कोई भी राज्य, बेटा आप ध्यान से समझिएगा, इतने लंबे ड्यूरेशन तक अगर कोई राजवंश शासन करता है तो लंबा ड्यूरेशन होना यानी कहीं न कहीं राजनैतिक अस्तित्व को दर्शाता है, राजनैतिक अस्थायित्व को दर्शाता है। और अगर राजनैतिक अस्थायित्व है तो उसका प्रभाव जो है कला, संस्कृति, समाज के परिवर्तन पर भी डिपेंड करता है, यानी सामाजिक कंडीशन और सांस्कृतिक कंडीशन के साथ साथ कला की व्यवस्था पर, यानी कला के विकास को भी एक अवसर प्राप्त होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दक्षिणापथ में, दक्षिणापथ माने दक्षिण भारत में 300 वर्षों तक शासन करने वाला यह सातवाहन वंश अपने समय में एक मजबूत सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को जन्म देता है और साथ साथ कला के अवसर को भी विकसित होने का एक शुभ अवसर प्रदान करता है, ठीक। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे बच्चों कि सातवाहन वंश का भौगोलिक क्षेत्रफल कहाँ पर दिखाई देता है। कहा जाता है कि इसके भौगोलिक स्थान को लेकर भी, यानी कहाँ पर इन्होंने शासन किया या सत्ता का संचालन किया, उसको भी लेकर एक विवाद बना हुआ है कि किन क्षेत्रों में इनका राज्य संचालित हुआ, उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। और किसके बाद आया उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो और इस समय ये भी देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से राजवंश इनके समकालीन हैं, क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आपके लिए समझना आसान नहीं होगा, ठीक। लेकिन वो चीज़ें बताने से पहले, यानी इनके समकालीन कौन कौन से राजवंश हैं जिस समय सातवाहन दक्षिण भारत के प्रतिष्ठान यानी दक्षिणी महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, जिस समय ये यहाँ पर सत्ता का संचालन कर रहे थे,
अगर उस समय देखा जाए तो आपको उत्तर भारत में मगध के क्षेत्र में कण्व वंश लगभग समापन के कगार पे था, उसको पराजित करके ही इस वंश की नींव डाली गई थी। कहा जाता है कि कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा, जिसको पराजित करके शिमुक ने इस राजवंश की सत्ता डाली। ठीक, लेकिन अगर पश्चिम में आप देखेंगे तो इसी समय जो है आपके शक राजा दिखाई देंगे। उत्तर पश्चिम उड़ीसा के क्षेत्र में देखेंगे तो इसी समय खारवेल दिखाई देगा। ठीक, जो चेदी का शासक है, एक सशक्त शासक है। ठीक, वाकाटक राजवंश भी आपको अस्तित्व में दिखाई देगा। तो वो चीजें हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी सातवाहन वंश के विषय में कर लेते हैं। ठीक, कि इनका मूल क्या है, ये कहाँ से कैसे आए, इनकी उत्पत्ति या इनके विषय में हमें जानकारी किन किन स्रोतों से पता चलती है, उनकी चर्चा पहले हम कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो कहा जाता है कि ये शब्द है सातवाहन। कौन सा शब्द लिखा है बच्चों? सातवाहन। ठीक है, सातवाहन शब्द का अर्थ क्या होता है? सातवाहन शब्द का अर्थ क्या होता है? सातवाहन शब्द का अर्थ है सिंह का वाहन। सातवाहन माने सिंह का वाहन, सिंह का वाहन, यानी कहने का मतलब है जो सिंह की क्या करे? सवारी करे, जिसका वाहन क्या हो? सिंह हो, यानी सिंह है वाहन जिसका। इस शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो शाब्दिक अर्थ होता है सिंह है वाहन जिसका। सिंह है वाहन जिसका, सिंह है वाहन जिसका, ये इसका क्या होगा? शाब्दिक अर्थ होगा। ठीक, तो कहीं न कहीं इस शब्द से ये पता होता है, ये एहसास हो रहा है कि नहीं, इस काल के जो राजा थे वो एक वीर योद्धा की प्रवृत्ति के थे, एक साहसी योद्धा की प्रवृत्ति के थे। ठीक, सातवाहन। अब बात आती है कि भाई इनके विषय में हमें जानकारी का माध्यम क्या है, लेकिन इससे भी पहले कुछ और बेसिक बातें कर लेते हैं। कहा जाता है कि पहली बात तो ये हमने बताया कि भाई सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है बच्चों, ये सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश है, लेकिन इसका बहुत लंबा ड्यूरेशन अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि सातवाहन वंश का एक बहुत लंबा ड्यूरेशन, जैसे आप देखेंगे सातकर्णी प्रथम के समापन के बाद एक बहुत बड़ा अंधकार युग आता है। ठीक, और उस अंधकार युग की बहुत ऐतिहासिक जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और फिर हमें जो इतिहास पता चलता है इनका बच्चों, वो पता चलता है कब से? वो पता चलता है सातकर्णी द्वितीय से। तो इस बीच का जो ड्यूरेशन है, जिसे एक डार्क फेज का नाम दिया गया है, अंधकार युग का नाम दिया गया है, अंधकार युग का संबंध भी सातवाहन वंश से ही जुड़ा हुआ है। तो कहा जाता है एक लंबा कार्यकाल तो है इनका, सबसे लंबा समय तक इन्होंने शासन किया, सबसे लंबे समय तक, लेकिन इनके शासन संचालन में एक बड़ा लंबा अंधकार युग भी है। अंधकार युग का मतलब होता है वह ड्यूरेशन जिसके समय के राजाओं की ऐतिहासिकता संदिग्ध हो, यानी उनकी जानकारी हमारे पास न हो, उसे कहा जाता है डार्क फेज। ठीक है, अब देखिए, कहा जाता है कि सातवाहन वंश में कुछ ही राजाओं का हमें ऐसा अस्तित्व दिखाई देता है जिनके बारे में पूरी राजनैतिक जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। यानी बहुत कम ऐसे राजा या राजा हैं, जैसे सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी द्वितीय, यज्ञश्री सातकर्णी, पुलमावी, शिमुक, ये ऐसे राजा हैं जिनके विषय में हमें जानकारी हो पाती है। जबकि ये पता चलता है, जबकि कहा जाता है कि इस वंश में कुल कितने राजा हैं? 23। ठीक, और मत्स्य पुराण में तो ये पता चलता है कि 30। एक जगह ये है कि भाई 23 राजाओं ने शासन किया, और एक जगह यह उल्लेख आता है कि 30 राजाओं ने शासन किया। कितने राजाओं ने? 30 राजाओं ने शासन किया। और जबकि हमें स्पष्ट जानकारी जो है वह गिने चुने राजाओं की ही होती है। ठीक है, वह गिने चुने राजाओं की ही जानकारी है जिनके नाम हमने आपके सामने अभी लिया। तो सातवाहनों के समय एक बड़ी नई परंपरा उभर कर आएगी जिसकी चर्चा हम करेंगे। कहा जाता है कि सातवाहनों के समय ही एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन उभर कर आएगा। बात समझेंगे नहीं? और हर लेवल पर आप परिवर्तन देखेंगे, भाषा के आधार पर, समाज के आधार पर, राजनीति के आधार पर, हर जगह आपको परिवर्तन दिखेगा। तो पहले हम राजनीतिक इतिहास इनका देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए, कहा जाता है कि यह एक ऐसा राजवंश है जो सबसे लंबे समय तक शासन किया, और एक ऐसा राजवंश
जिसकी सीमा तीनों समुद्रों को छूती है, जिसकी सीमा तीनों समुद्रों को छूती थी, जिसकी सीमा तीनों समुद्रों को छूती थी। तो इसकी चर्चा भी की जाएगी कि कहाँ पर आपको दिखता है कि नहीं इनकी सीमा तीनों समुद्रों को छूती है। तीनों समुद्रों का तात्पर्य बच्चों यहाँ से किससे किससे है? तीन समुद्र का तात्पर्य यहाँ पर किससे है? तो तीन समुद्र का तात्पर्य यहाँ पर आपके अरब सागर से है, अरब सागर से है, बंगाल की खाड़ी से है, बंगाल की खाड़ी से है और हिंद महासागर से है। हिंद महासागर से है। ठीक है, तो ये एक माने बेसिक जानकारी आपको हमने बताया। ठीक, और अभी तक आपने देखा कि जैसे चाहे शुंग वंश रहा या चाहे कणो वंश रहा, दोनों में भाषा क्या थी? संस्कृत थी। दोनों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। धर्म भी क्या था? ब्राह्मण धर्म था। यहां पर एक परिवर्तन दिखेगा। कहा जाता है कि सातवाहन वंश के लोग ब्राह्मण धर्मावलंबी थे बच्चों, ये ब्राह्मण धर्म में विश्वास रखते थे, लेकिन इनकी भाषा बदल जाएगी। इनकी भाषा क्या है? भाषा इनकी है प्राकृत। इनकी राजभाषा क्या है? प्राकृत। इनकी राजभाषा क्या है बच्चों? प्राकृत है। प्राकृत इनकी क्या है? राजभाषा है सातवाहनों की। ठीक है, सातवाहनों की राजभाषा क्या है बच्चों? प्राकृत है। तो ये रहा सातवाहन वंश की बेसिक जानकारी। अब हम देखते हैं कि जिस सातवाहन वंश को हम पढ़ने चल रहे हैं उसके विषय में जानकारी का बेस क्या है, यानी किन माध्यमों से हमें सातवाहन वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो भाई कोई भी चीज़ आप पढ़ने चल रहे हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसका सोर्स क्या है, रिसोर्स क्या है, यानी जानकारी का बेस क्या है, कहाँ से हम चीज़ों को सीख रहे हैं। तो सातवाहन वंश के विषय में हमें जानकारी किन चीज़ों से मिलती है उसको देखते हैं। ठीक है, सातवाहन वंश के विषय में, सातवाहन वंश के विषय में जानकारी का स्रोत। सातवाहन वंश के विषय में जानकारी का स्रोत। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि किन स्रोतों से हम इनके विषय में जान सकते हैं। तो जैसे अभी तक आपने पढ़ा होगा या जाना होगा कि स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? मूल रूप से 2 प्रकार, अदरवाइज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मूल रूप से जब आप 2 प्रकार कहते हैं तो एक होता है आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस यानी पुरातात्विक स्रोत, जिसमें हम अभिलेख, मुद्रा, भवन, मृदभांड इन चीज़ों की जानकारी करते हैं। और एक होता है लिटरेचर यानी साहित्य, यानी वह साहित्य जिनके विषय या जिनसे हमें सातवाहनों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो 2 माध्यम हम देखेंगे, यानी इनके विषय में भी 2 रिसोर्स यानी 2 स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा आपका साहित्यिक स्रोत। दूसरा है आपका साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। ठीक, तो पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन सा आएगा? पहला अभिलेख की चर्चा कर लेते हैं। पहला अभिलेख है बच्चों नागनिका अभिलेख, और ये अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से भूमिदान का प्रारंभ होता है। नागनिका अभिलेख सबसे पहला अभिलेख है ये नागनिका अभिलेख। ये सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी नागनिका। नंबर 2 नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख। नंबर 3 खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। और आप जान रहे हैं खारवेल कहाँ का शासक है? चेदी वंश का। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। और ये तो हो गए 3 क्या? स्क्रिप्ट। ठीक, इसके बाद मुद्रा,
मुद्रा, ठीक है। तो सातवाहनों की मुद्रा कहाँ से पाई गई है? सातवाहनों का मुद्रा भांड कहाँ से मिला है बच्चों? मुद्रा भांड मतलब होता है जहाँ से मुद्राएं एक साथ बड़ी मात्रा में पाई जाएं। तो जोगलथम्बी मुद्रा भांड, जोगलथम्बी मुद्रा भांड किसका है? सातवाहनों का। तो जोगलथम्बी से जो मुद्रा भांड मिला है ये किसका है? सातवाहनों का है। ये स्थान भी आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, जोगलथम्बी, ठीक। जो ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं यह क्षेत्र किसके अधीन था? मराठियों के। इनको मराठियां भी कहा जाता है क्योंकि ये वर्तमान में महाराष्ट्र है, ठीक। तो यहाँ से मुद्रा भांड पाया गया है। मुद्रा भांड मतलब होता है कि जहाँ पर बड़ी मात्रा में एक साथ मुद्रा पाई जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कहते हैं यहाँ से जो मुद्रा भांड मिला है बच्चों, उस मुद्रा भांड में कुछ ऐसी मुद्राएं मिली हैं जो किसकी हैं? मीनांडर की हैं। जो किसकी हैं? मीनांडर की हैं। मीनांडर आपको याद आ रहा है? मीनांडर कौन था? मीनांडर था डेमेट्रियस शासक, ठीक। हिंदेवन शासक था मीनांडर। ये वही मीनांडर है बच्चों जिसने सबसे पहली बार स्वर्ण मुद्रा चलाया था, ठीक है। और वो यही मीनांडर है जो सिकंदर के बाद भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जीता था। कहा जाता है कि मीनांडर की सीमाएं मथुरा कौशाम्बी तक पहुंच गई थी। तो यहाँ पर मीनांडर की मुद्राएं पाई गई हैं, ठीक है। और सॉरी, इस मुद्रा भांड से कुछ मुद्राएं ऐसी पाई गई हैं जिन पर वो हैं तो मीनांडर की, लेकिन बाद में उस पर सातकर्णी प्रथम का नामांकन किया गया है। सातकर्णी प्रथम का नामांकन किया गया है, यानी सातकर्णी प्रथम का अंकन हुआ, जिससे ये जानकारी मिलती है कि यह जो क्षेत्र है, ये जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है जहां पर यह मुद्रा भांड पाया गया है, वह क्षेत्र बच्चों पहले किसके अधीन रहा होगा? हिंद यवनों के अधीन रहा होगा, जिससे उन्होंने इस क्षेत्र को क्या किया? जीता सातवाहनों ने। और यहां पर प्रचलन में रहने वाली मुद्रा जो मीनांडर की थी, वह मुद्रा किसके अधीन आ गई? सातवाहनों के अधीन आ गई। तो इससे यह जानकारी मिलती है कि यह क्षेत्र इन्होंने हिंद यवनों से क्या किया था? जीता था, ठीक। हालांकि हिंद यवन राजवंश जो है बेहद कमजोर हो गया था सातवाहनों के आने के बाद जो है, ठीक। क्योंकि मीनांडर के बाद अगर आप देखेंगे तो कोई मजबूत राजा हिंद यवन शासकों में दिखाई नहीं दिया। आपको हमने पढ़ाया था कि मीनांडर के बाद उसके दो बेटे थे, स्ट्रैटो प्रथम, स्ट्रैटो द्वितीय, दोनों अल्पवयस्क थे और इसी वजह से उसकी पत्नी अगाथा क्लिया को शासन संभालना पड़ा था। लेकिन उसके बाद कोई भी एक मजबूत राजा हमें दिखाई नहीं देता, यानी अंततः जो है यवनों का क्या हो गया? समापन हो गया, ठीक। और मजबूत स्थिति में आए कौन? सातवाहन। तो ये तीन अभिलेख और मुद्राएं कहीं न कहीं आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस में आएंगी, यानी पुरातात्विक स्रोत जैसे आप कहते हो, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज बच्चों, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई हिस्टोरिकल यानी लिटरेचर कौन कौन से हैं जिनसे हमें सातवाहनों के विषय में जानकारी प्राप्त होती, कौन कौन से ऐसे लिटरेचर हैं। तो लिटरेचर में आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है वायु पुराण, मत्स्य पुराण। अब देखिए इसके बाद गाथा सप्तशती, ये किताब बहुत ध्यान से देखिएगा। गाथा सप्तशती ये बच्चों प्राकृत भाषा का पहला काव्य है, प्राकृत भाषा का पहला काव्य है। और ये किसकी रचना है? हाल की रचना है। किसकी रचना है? हाल की। हाल कौन है? हाल सातवाहन वंश का ही क्या है? एक राजा था। हाल जो है सातवाहन वंश का ही क्या है? एक राजा है, यानी इसी राजवंश से जुड़े हुए राजा का एक किताब है जिसका नाम है गाथा सप्तशती, ठीक। और दूसरी किताब का नाम है कातंत्र। इसका लेखक है सर्ववर्मन। इसका लेखक बच्चों कौन है? सर्ववर्मन है। इसके बाद बृहत कथा जो किसकी रचना है? गुणाढ़ की। किसकी रचना है? गुणाढ़ की। अब देखो ये जो दोनों हैं, ये दोनों जो लेखक हैं, दो लेखक हैं ना, सर्ववर्मन और गुणाढ़, ये दोनों किसके दरबार में रहते थे? ये दोनों हाल के दरबार में रहते थे।
ये दोनों हाल के दरबार में रहते थे। इसके बाद मनुस्मृति, क्योंकि मौर्योत्तरकालीन समाज की जानकारी हमें किस साहित्य से होता है, मनुस्मृति से होती है। ठीक है, चलिए अभी चर्चा हो जाएगी बच्चों, शीशे का सिक्का क्यों चला सातवाहन वंश में, और केवल सातवाहन वंश में ही क्यों चला, आने वाले भविष्य में क्यों नहीं दिखाई दिया, उसकी चर्चा भी कर लिया जाएगा। लेकिन आप लोग, मैंने जो स्टार्टिंग में आप लोगों से निवेदन किया बच्चों, उस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप सिविल के स्कॉलर हैं, तो कम से कम अपनी गरिमा आप लोग ज़रूर बनाए रखिएगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं आप 90-100 के नियर अबाउट रहते हैं, और मेरा ये मानना है कि आप सभी जो है पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और कृष्णराज कुमार जी, आप तो बहुत अच्छे विद्यार्थियों में हैं। ठीक है, अपनी संख्या यार कम से कम 100 के ऊपर आप लोग किए रखा करिए। चलिए अभी क्लास ले लेते हैं, फिर बातें आपसे होती हैं। तो यहाँ पर हमने आपको देखिए बताया कि भाई रिसोर्स क्या क्या है बच्चों। रिसोर्स आपके लिए हमने बताया कि भाई सातवाहन वंश को पढ़ने के रिसोर्स क्या क्या हैं, तो उसकी जानकारी हमने यहाँ पर दिया आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये रिसोर्स हो गया। अब जो भी हम बातें करेंगे सातवाहन वंश के विषय में, वो बातें हम इन्हीं रिसोर्सों के आधार पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब आइए, अब हम मैपिंग के थ्रू काम करते हैं। पहले इंडिया का मैप देखिए। देखो, ये इंडिया का मैप है बच्चों। अब इसमें अगर आपको मैं बताऊं तो ये रहा आपका पाकिस्तान का क्षेत्र, ये आपके वर्तमान अफगानिस्तान का क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक, अब देखो, सातवाहनों के समय इन क्षेत्रों में पहले तो यहाँ पर कौन थे, हिंदेवन शासक थे। पहले यहाँ पर बच्चों कौन थे, हिंदेवन शासक थे। लेकिन हिंदेवनों में, यानी जिस समय, देखिए पहली बात तो सातवाहनों के विषय में जो बात आती है कि ये कहाँ के थे, तो दो शब्द निकल के आते हैं। एक, इनको आंध्र भृत्तीय कहा गया है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है, शिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है बच्चों, शिमुक। शिमुक को वायु पुराण में आंध्र भृत्तीय कहा गया है। शिमुक को वायु पुराण में आंध्र भृत्तीय कहा गया है। आंध्र भृत्तीय का मतलब जो है, ये कहीं न कहीं इन क्षेत्रों से थे, आंध्रा वाले क्षेत्रों से थे। लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे तो सातकर्णी प्रथम जो है, सातकर्णी प्रथम राजधानी कहाँ बनाता है, सातकर्णी प्रथम जो है राजधानी बनाता है बच्चों, कहाँ पर, प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान को राजधानी बनाया, और प्रतिष्ठान आपका दक्षिणी महाराष्ट्र, इसी को पैठन भी कहते हैं। ठीक, यानी ये पोर्शन, ये आपका प्रतिष्ठान। अब आप देखिए, कहा जाता है कि इन क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे हिंदेवनों के जाने के बाद, यानी हिंदेवन एक तरह से आप देखेंगे यहाँ तक आ चुके थे, लेकिन हिंदेवन के जाने के बाद भारत में कौन आया, शक आए। ठीक है, कौन आया, शक आए। और आप जानते हैं शक जो है 4 शाखाओं में बटे हुए थे, 4 शाखाओं में बटे हुए थे। दक्षिण में 2 शाखाएं थी। एक शाखा बच्चों ये उज्जैनी में थी, एक शाखा इनकी कहाँ थी, उज्जैनी में, और एक शाखा इनकी कहाँ थी, नासिक में थी। एक शाखा इनकी कहाँ है, नासिक में। ठीक है, अब देखिए,
कहते हैं कि ये जो हमने यहाँ पर थोड़ा लिख दिया है तो इसलिए मैप डिस्टर्ब होगा, हम बाहर लिखते हैं इनको। यहाँ पर हम लेते हैं उज्जैनी को, उज्जैनी हो गया, ये आपका उज्जैनी हो गया, ठीक। और नीचे आइए, ये आपका हो गया नासिक। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप देखें तो यहाँ तक का जो क्षेत्र है, यहाँ तक का जो क्षेत्र है बच्चों, वो कहीं न कहीं किसके अधीन है? शकों के अधीन है। ये भूभाग किसके अधीन है? शकों के अधीन है, ठीक है, शकों के अधीन है। कहा जाता है कि दक्षिण में सबसे योग्य शासक शकों में कौन था? रुद्रदामन, ठीक है। और रुद्रदामन का सातकर्णी से युद्ध भी होगा, सातकर्णी से पराजित होगा, लेकिन सातकर्णी के बेटे पुलमावी को क्या करेगा? पराजित करेगा, और पराजित करने के बाद अपनी पुत्री का वैवाहिक संबंध भी बनाएगा। तो इसका मतलब कि यह क्षेत्र जो है किसके अधीन है? शकों के अधीन है। ध्यान समझिएगा, अगर शकों के अधीन है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जो ये बंदरगाह हैं, गुजरात के जो बंदरगाह या महाराष्ट्र के जो बंदरगाह हैं, इन बंदरगाहों पर नियंत्रण किसका है? शकों का है। इन बंदरगाहों पर नियंत्रण किसका है बच्चों? शकों का है, ठीक। तो और जब से आप इतिहास पढ़ रहे हो हिंदुस्तान में, यानी इंडस वैली से लेकर, अगर आप गौर करिए तो कोई भी सभ्यता भारत में आई है, आपने हर जगह यही पढ़ा है कि भारत में चांदी का आयात होता था, चांदी आप इंपोर्ट करते थे, ठीक है। इंडस वैली में आप देखिए तो बदख्शां, ईरान, अफगानिस्तान क्षेत्र से चांदी आप मंगाते थे। तो वो परंपरा हमेशा चली रही है। कहा जाता है कि जब यहाँ पर शकों का नियंत्रण हो गया तो बंदरगाह जो है वो शकों के अधीन आ गए, तो भारत के बाहर से आने वाली जो चांदी है, चांदी का आयात क्या हुआ? रुक गया। चांदी का आयात बच्चों क्या हुआ? रुक गया। तो जब चांदी का आयात रुक गया तो जो प्रतिष्ठान है, यहाँ आप मान लीजिए प्रतिष्ठान है, ठीक, अभी मैं इसका विस्तार आपको बताता हूँ। और इस समय कहीं न कहीं सातवाहन एक मुख्य राजवंश के रूप में थे हिंदुस्तान में। चांदी की जब कमी हो गई तो मजबूरी बनी इनकी कि उस चांदी के मूल्य की ही कोई अन्य मुद्रा जारी की जाए, ठीक। तो चांदी की जब कमी हो गई तो उसी के बदले यहाँ पर शीशे की मुद्रा इन्होंने जारी किया, ठीक। अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आखिर शीशे की मुद्रा विफल क्यों रही, ठीक है। क्या शीशे की मुद्रा टोकन मनी के रूप में लागू की गई थी या एक वह सांकेतिक मुद्रा के रूप में थी? आखिर विफल क्यों हुई? या आने वाले अगले फ्यूचर में किसी राजा या राजवंश ने शीशे की मुद्रा क्यों नहीं जारी किया, जबकि व्यक्ति के रूप में इनसे पहले स्ट्रैटो जारी किया था, ठीक है, लेकिन एक वंश के रूप में सबसे पहले सातवाहनों ने मुद्रा जारी किया बच्चों। तो ऐसा क्यों हुआ कि आने वाले भविष्य में किसी अन्य राजा या राजवंश ने इस तरह की मुद्रा क्यों नहीं जारी किया, ठीक है, इसकी भी चर्चा की जाएगी। तो यहां पर हमने बताया कि ये जो क्षेत्र है ये इनसे क्या है? बाहर है, ये शकों के अधीन है और इनसे संघर्ष हमेशा क्या होगा? होता रहेगा, ठीक। अब आइए, कहा जाता है कि अब थोड़ा सा हम राजाओं के क्रम में चलेंगे, यानी जो सातवाहन वंश के संस्थापक हैं वो सिमुख हैं। पहले इनकी उपलब्धियां देख लेते हैं कि भाई इन्होंने किन क्षेत्रों में सातवाहन वंश का विस्तार किया, यानी अपनी सीमा को कहां तक इन्होंने बढ़ाया। तो देखिए, सिमुख के विषय में कहा गया, इनके विषय में जानकारी हमको मिलती है बच्चों कहां से? वायु पुराण से। कहां से मिलती है? वायु पुराण से। वायु पुराण में इन्हें आंध्र भृत्तीय कहा गया है। क्या कहा गया है? आंध्र भृत्तीय कहा गया है। और वायु पुराण में यह भी कहा गया है कि इन्होंने कण्व एवं शुंग राजाओं को पराजित करके अपने क्षेत्र को विदिशा तक क्या किया? विस्तारित किया। अपने क्षेत्र को विदिशा तक विस्तारित किया। तो विदिशा माने एमपी, ये है आपका विदिशा, ये है आपका विदिशा, ठीक। तो अगर इसने विदिशा तक विस्तारित किया तो यानी ये विदिशा पहले मगध के अधीन रहा होगा और मगध में
जो सत्ता थी, पहले यहाँ शुंग वंश था, शुंग के वंश बाद जो है कण्व वंश आए, और कण्व वंश में बच्चों कोई भी योग्य राजा नहीं था। जैसे उस वंश का संस्थापक, कण्व वंश में 4 ही राजा हैं, संस्थापक कौन था? सुशर्मा था, उसके बाद वसुदेव भूमिमित्र है, फिर नारायण है, फिर वसुदेव है। ठीक है, तो कहा वसुदेव संस्थापक है बच्चों, वसुदेव संस्थापक, फिर आपके भूमिमित्र, फिर नारायण, फिर सुशर्मा अंतिम शासक है जिसको पराजित करके सिमुक ने सातवाहन वंश की सत्ता डाला है। ठीक है, तो कहा जाता है कि इनके विषय में, सिमुक के विषय में वायु पुराण में यह कहा गया कि इन्होंने कण्व एवं शुंग वंश को, तो कण्व एवं शुंग वंश कहां थे? मगध में थे। कण्व एवं शुंग वंश बच्चों कहां थे? मगध में थे। इनको पराजित करके विदिशा को जीता, यानी कहने का मतलब है हुआ बच्चों कि ये जो प्रतिष्ठान जो है, इस प्रतिष्ठान को मान लीजिए इनका केंद्र बिंदु यहां था, तो अब इन्होंने अपने राज्य की सीमा उत्तर में कहां तक विस्तारित कर लिया? विदिशा तक। ठीक है, विदिशा तक। अभी यहां रखिए, इधर ये नहीं आ सकते क्योंकि आपको पता है ये जो उड़ीसा का क्षेत्र है, उड़ीसा में इस समय कौन है? खारवेल है। उड़ीसा में यहां पर कौन है? चेदी वंश है। यहां पर कौन सा वंश है? चेदी वंश बच्चों। और इस चेदी वंश का शासक कौन है? राजा खारवेल। यहां पर चेदी वंश का राजा कौन है? खारवेल है। और खारवेल एक योग्य राजा है, खारवेल एक योग्य राजा है जो इनके राज्य पर हमला भी करेगा। तो इसका मतलब हुआ, आप देखिए, कहीं न कहीं खारवेल के राज्य की सीमा सातवाहन वंश की सीमा से क्या हो रही है? टकरा रही है। ये इनकी सीमा है। ठीक, अच्छा, इस समय सौभाग्य है कि दक्षिण में कमजोर छोटे छोटे राज्य हैं, तो ये कहीं न कहीं ये जो माने सातवाहन वंश के जो राजा हैं, ये बार बार अपनी सीमा को यहाँ तक पहुँचाएंगे। कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। और आप देखेंगे इनकी उपाधियों में दक्षिणापथपति, यानी दक्षिणापथपति का मतलब है कि दक्षिण के क्षेत्र को पूरी तरह क्या करने वाले? जीतने वाले। बात समझेंगे नहीं? दक्षिणापथपति की उपाधि धारण करेंगे। इनको एल्डर सैरागोनस कहा जाएगा। एल्डर सैरागोनस, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। एक नाम और नोट कर लीजिएगा आप लोग, उसमें किसमें जो हमने स्रोत बताया लिटरेचर साहित्य में, तो उसमें एक किताब का नाम और लिखिएगा, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, क्योंकि उस किताब का लेखक हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। वह क्या है? एक अज्ञात लेखक है बच्चों। वो क्या है? एक अज्ञात लेखक है। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी को भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें सातकर्णी प्रथम को एक नाम दिया गया है। ठीक, और वह नाम है एल्डर सैरागोनस। ठीक, तो वो नाम भी आप याद रखिएगा किसके लिए आया है और क्यों आया है, उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। तो कहने का मतलब है कि सिमुक जिस समय राजा थे, तो सिमुक के समय सातवाहनों का जो क्षेत्र है वो कहीं न कहीं आपके विदिशा तक उत्तर में क्या था? विस्तारित था। ठीक है, तो विदिशा तक उत्तर में इनका राज्य विस्तारित था। और कहा जाता है कि सिमुक ने कुल 23 वर्षों तक इन्होंने क्या किया? शासन किया। कितने वर्षों तक बच्चों? 23 वर्षों तक इन्होंने क्या किया? शासन किया। बारिश बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, आप लोग 95 पे जाके रुके हुए हो, 100 को क्रॉस करो आप लोग। वेरी गुड, 100 क्रॉस करो बच्चों। 100 कम से कम देखने में अच्छा लगता है। 3 अंक होते हैं, भले ही एक बढ़ता है, लेकिन वो संख्या अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, 98। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब हमने यहां पर देखा कि सिमुक जो है, सिमुक ने इस राज्य का विस्तार विदिशा तक किया। ठीक, और ये पता चलता है कि सिमुक ने मगध में कण्व और शुंगों को पराजित किया, यानी कण्वों को पराजित करके ही इसने सत्ता ग्रहण किया। और ये सच है कि कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके इसने जो है इस वंश की क्या किया? नींव डाला। ठीक, और कुल 23 वर्षों तक इसने क्या किया? शासन किया। तो अब चलिए देखते हैं कैसे हुआ। ठीक, तो यहां तक क्लियर है ना? अब देखो, कहा जाता सुशर्मा 2 भाई था। सुशर्मा 2 भाई था बच्चों।
सुशर्मा का एक भाई था जिसका नाम था कृष्ण प्रथम। सुशर्मा का भाई है कृष्ण प्रथम और सुशर्मा का बेटा है सातकर्णी प्रथम। सुशर्मा का बेटा है सातकर्णी फर्स्ट। ठीक, सुशर्मा का बेटा है सातकर्णी फर्स्ट। ठीक, ये आपका देखो, ये जो क्षेत्र है ये चेदी वंश के अधीन रहेगा, लेकिन ये जो भूभाग है, ये जो क्षेत्र है, ये बार बार कहीं न कहीं किसके अधीन आएगा? सातवाहनों के अधीन आएगा। और ये यहां तक सीमा पहुंचाएंगे और इधर यहां तक ये वाला क्षेत्र, ठीक, उत्तर भारत में ये इसके उत्तर नहीं जाएंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इनकी राजधानी क्या है? प्रतिष्ठान इनकी क्या है? राजधानी है। तो चलिए अब हम शिमुक के बाद, कहा जाता है कि शिमुक बहुत योग्य राजा तो नहीं था, लेकिन इतनी योग्यता थी कि उसने एक नए वंश की नींव डाला। नए वंश की नींव डालने के बाद 23 वर्षों तक शिमुक ने शासन भी किया। और शिमुक को आंध्र भृत्ति कहा गया है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं इन क्षेत्रों से ये गया होगा, यहाँ पर ये भी अनुमान लगाया जाता है, लेकिन मूल रूप से इनका जो क्षेत्र है वो यही है और इनकी राजधानी भी क्या है? प्रतिष्ठान ही है। ठीक है, अब बात करें कि शिमुक के बाद की राजनीतिक कंडीशन क्या हुई, कैसे उसमें बदलाव दिखाई देता है। तो शिमुक के बाद जो राजनीतिक अवस्था आती है वह राजनीतिक अवस्था है बच्चों, कहा जाता है कि नहीं, यहां पे गलत लिखा गया, सुशर्मा लिखा गया। सुशर्मा तो कणो वंश का शासक है। यहां रहेगा शिमुक। अब देखिए, कहा जाता है शिमुक की मृत्यु के बाद कृष्ण प्रथम क्या बनता है? राजा बनता है। कौन राजा बना? कृष्ण प्रथम। लेकिन कृष्ण प्रथम की राजनीतिक उपलब्धियों के विषय में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है। यानी कृष्ण प्रथम के विषय में बच्चों बहुत स्पष्ट या क्लियर जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। ठीक, तो प्रश्न आके खड़ा हो जाता है किस पे? सातकर्णी प्रथम पे। कहा जाता है शिमुक के बाद राजाओं का क्रम अगर देखना हो तो राजाओं के क्रम में शिमुक नंबर 1, नंबर 2 कृष्ण, नंबर 3 सातकर्णी प्रथम। तो नंबर 3 जब सातकर्णी सत्ता में आता है तो यहीं से जो है कहा जाता है कि सातवाहनों की असली राजनीतिक सत्ता उभर कर सामने आती है और यहीं से सातवाहन वंश की राजनीतिक सत्ता पूरी तरह से अपनी मजबूत अवस्था में दिखाई देती है। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण शासक है कौन? सातकर्णी प्रथम। ठीक है, चलिए तो सातकर्णी प्रथम के विषय में देखते हैं बच्चों। अब सातकर्णी प्रथम की क्या योग्यता है? देखिए, कहा जाता है कि सातकर्णी प्रथम को हम वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। इसको हम वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं बच्चों। एक नए पेज पर देखते हैं, ये नक्शा आप देख लीजिए ध्यान से। देखिए सातकर्णी प्रथम, ठीक, इसकी पत्नी का नाम था नागनिका। इनकी पत्नी कौन थी बच्चों? नागनिका। कहा जाता है कि एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, सातवाहन वंश में महिलाओं का बड़ा सम्मान देखा गया है। सातवाहन वंश में महिलाओं का बड़ा सम्मान था और इसका पता इस बात से चलता है क्योंकि जो आगे आप राजाओं का क्रम देखेंगे उन राजाओं के नाम में महिलाओं का नाम जुड़ा होगा। जैसे यज्ञश्री सातकर्णी, बलश्री सातकर्णी, तो उनकी माताओं का नाम उनके नाम से क्या है? जुड़ा हुआ है। जैसे वर्तमान में कहीं न कहीं पुरुष समाज है, यानी पुरुष प्रधान समाज है बच्चों, ह्यूमन सुपीरियरिटी वाली मानसिकता है, उत्पन्न संतान पिता के नाम से जानी जाती है, लेकिन वहां पर आप देखेंगे तो मां का नाम पुत्र के नाम से आगे लगा हुआ है। तो इसका मतलब वो सम्मान को दर्शाता है। लेकिन कहीं कहीं आप कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि उससे ये समझ लेते हैं कि यहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक समाज नहीं था,
महिलाओं के सम्मान वाला समाज था। मातृसत्तात्मक समाज इंडस वैली में था। इंडस वैली का समाज मातृसत्तात्मक समाज है। बाकी उसके बाद आने वाले जो समाज हैं वो सारे के सारे समाज बच्चों जो है आपके पुरुष प्रधान समाज हैं, यानी पितृसत्तात्मक समाज हैं। तो सातकर्णी प्रथम जिनकी पत्नी का नाम क्या है, नागनिका, कहा जाता है कि इनसे 2 पुत्र पैदा होते हैं, वेदश्री और शक्तिश्री। इनसे पुत्र कौन कौन से पैदा हुए, वेदश्री और शक्तिश्री। पहले फैमिली बैकग्राउंड इनका देख लिया जाए। वेदश्री और शक्तिश्री 2 पैदा हुए। नाम इनका भले शक्तिश्री है लेकिन योग्यता इनकी 0 थी, दोनों की, वेद की भी और शक्ति की भी, क्योंकि इनका कोई राजनीतिक इतिहास दिखाई नहीं देता। नाम में ही जो दम है वो है, बाकी और किसी चीज में बच्चों नहीं है। ठीक है, जो भी दम है इनके पिता सातकर्णी प्रथम में है, जिसे हमें पढ़ना है, इन्हीं को हमें ध्यान में रखना है। ठीक, तो चलिए अब हम बात करते हैं सातकर्णी प्रथम की। कहा जाता है सातकर्णी प्रथम की योग्यता को उसकी टाइटल, उसकी उपाधियों से ही आप अंदाजा लगा सकते हो। इसकी उपाधि अगर देखिए तो कहा जाता है सातकर्णी प्रथम की उपाधियां, अगर टाइटल इसकी देखिए बच्चों तो इसकी टाइटल में आप देखेंगे इसकी टाइटल है प्रतिष्ठानपति। प्रतिष्ठानपति दूसरी टाइटल है इसकी प्रतिष्ठानपति, और दूसरी टाइटल है दक्षिणापथपति। दक्षिणापथपति, ठीक है। एक देखो दोनों में अंतर समझ लो। प्रतिष्ठानपति का मतलब हुआ कि इसने उस स्थान को महत्व प्रदान किया। जब कोई स्थान किसी राजा के नाम से जाना जाने लगे तो इसका मतलब है कि उस राजा ने उस स्थान को क्या किया, महत्व प्रदान किया। तो प्रतिष्ठान जो राजधानी थी किसकी, सातवाहनों की, वह प्रतिष्ठान को महत्व किसके समय प्राप्त हुआ, सातकर्णी प्रथम के समय प्राप्त हुआ। इसीलिए इसको जो है हम प्रतिष्ठानपति कहते हैं। और दूसरी बात, जो इसकी दूसरी टाइटल है दक्षिणापथपति, इससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं इसने अपने राज्य को दक्षिण भारत तक क्या किया, विस्तारित किया और दक्षिणी क्षेत्र को क्या किया, जीता। और तीसरी जो इसकी है एल्डर सैरागोनस, तीसरी उपाधि है एल्डर सैरागोनस। एल्डर सैरागोनस ये जो उपाधि है बच्चों, ये उपाधि से किसने दिया है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये एक किताब है, ठीक है, जिसका लेखक क्या है, अज्ञात है, जिसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों इसलिए है क्योंकि इसी किताब से हमें मौर्योत्तर काल के यूनान रोम के व्यापारिक संबंधों की जानकारी होती है। ये एक ऐसी किताब है जो हमें यूनान और रोम से होने वाले व्यापारिक संबंधों की एक गहराई में हमें नॉलेज प्रदान करती है। इसलिए ये किताब बेहद इंपॉर्टेंट है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, यह एक अज्ञात नाविक की किताब है, उसका नाम अभी तक हमें पता नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये तो रही टाइटल की बात। कहा जाता है कि अब हम देखेंगे कि उस सातकर्णी प्रथम का धर्म क्या था। तो इसके जरा धर्म की बात करें तो धर्म इसने क्या किया, ब्राह्मण धर्म अपनाया। ब्राह्मण धर्म अपनाया ये, ठीक है। और ब्राह्मण धर्म अपनाने के साथ साथ कहा जाता है कि इसने कुल 18 यज्ञ किए। इसने कुल 18 यज्ञ किए, जिनमें 2 यज्ञों का बड़ा ढेर महत्व है। कहा जाता है कि इसने कुल 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ बच्चों। और एक जो है इसने राजसूर यज्ञ किया। एक यज्ञ इसने राजसूर यज्ञ किया था। ठीक, ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि देखो 2 अश्वमेध यज्ञ इसने भी किया है और 2 अश्वमेध यज्ञ जो है पुष्यमित्र शुंग ने भी किया था, जिसकी जानकारी हमें धनदय अभिलेख से मिलती है अयोध्या के। ठीक है, तो वहां से भी जानकारी हमको प्राप्त होती है। कहा जाता है कि ये एक ऐसा राजा है जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूर यज्ञ किया। इससे ये पता चलता है
कि ये जो है ब्राह्मण धर्मावलंबी है, और इससे ये भी पता चलता है, इसे एक नाम दिया गया था ब्राह्मण धर्म प्रतिष्ठापक, यानी वर्ण व्यवस्था का क्या है, समर्थक है, यानी इसे पुनः वर्ण व्यवस्था स्थापित करने वाला कहा गया है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं वर्ण व्यवस्था का मतलब है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार जो वर्ण हैं इनकी व्यवस्था को स्थापित करना ही ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था की स्थापना कहा जाता है। तो ये तो इनकी फैक्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं कि इनके समय किन किन क्षेत्रों को इन्होंने क्या किया, जीता, किन किन क्षेत्रों को जीता। एक चीज ध्यान रखना, सातकर्णी प्रथम की जो पत्नी है ये नागनिका, इनके नाम से एक अभिलेख भी है जिसे आप कहते हैं नागनिका अभिलेख। ठीक है, कहा जाता है कि इनकी जो पत्नी नागनिका है ये महारथी तनकैरो की पुत्री थी। महारथी, महारथी माने होता गवर्नर, महारथी माने गवर्नर। कहा जाता है तनकैरो, तनकैरो, तनकैरो पिता थे किसके, नागनिका के। हालांकि जाने दीजिए, बहुत टफ है बच्चों, ज़्यादा डिफिकल्टी में नहीं जाने की जरूरत होती है। ठीक, जितने आसान चीज़ों को ध्यान में रखोगे उतना ही अच्छा होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टफ से टफ चीज़ों को जानना जरूरी समझते हैं, उनको लगता है कि अरे ये तो मैंने ऐसा फैक्ट दिमाग में रखा जो किसी को नहीं आता होगा, और ज़िंदगी भर वो यही करते रहते हैं कि 4-10 फैक्ट ऐसे रखेंगे अपने दिमाग में जो कभी किसी को न आए, और उसको पूछ पूछ के अपनी शाबाशी लेते रहते हैं। तो वो सिर्फ यही कर पाते हैं। आप एक कंपटीटर हो, आपको मतलब सिर्फ उतनी चीज़ों से है जो आपको सफल बना दे। तो वही ध्यान में रखा करिए कि जो यूजफुल चीज़ें हैं उसको लीजिए, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं आप उसको क्या करिए, समाप्त करिए। ठीक है, तो इनकी चर्चा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ से एक नई परंपरा का जन्म होता है, यहाँ से एक नई परंपरा का जन्म होता है। तो ये यहीं से भूमिदान शुरू होगा बच्चों, और भूमिदान आने वाले समय में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट अपना दिखाएगा, एक बहुत बड़ा प्रभाव दिखाएगा समाज पे। इसी भूमिदान प्रक्रिया से जो पहली बार यहाँ से शुरू होगा, यही भूमिदान आने वाले समय में क्या करेगा, आने वाले समय में आपको जिसको कहते हैं सामंतवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। ठीक है, वह शुरू यहीं से होता है। तो इसकी हम चर्चा ये खुद अपने आप में आधे घंटे का टॉपिक है, तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि सातकर्णी प्रथम ने किन किन क्षेत्रों को जीता। ठीक है, सातकर्णी प्रथम ने किन किन क्षेत्रों को जीता। अब देखिए, कहा जाता है कि अभी तक आपने देखा था कि भाई विदिशा तक जो है अब देखिए बच्चों, भाई प्रतिष्ठान यहां है, ये है प्रतिष्ठान। अभी तक आप विदिशा पहुंच चुके थे, कहां पहुंच गए थे, विदिशा। ठीक, विदिशा के ऊपर से ये नर्मदा बही हुई है, नर्मदा बही नर्मदा नदी देख रहे हैं आप। कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया कि भाई सातकर्णी प्रथम के समय विदिशा से पश्चिम ये जो नर्मदा का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को भी इन्होंने क्या किया, जीत लिया। ठीक है, और अब सीमा कहीं न कहीं इनकी नर्मदा घाटी को लेते हुए विदिशा तक क्या हो गई, विस्तारित हो गई। यानी एक तरह से पश्चिम में भी इन्होंने अपना क्षेत्र थोड़ा क्या किया, विस्तारित किया सातकर्णी प्रथम ने। ठीक, और तभी इनकी सीमा जाके टकराएगी किससे, शकों से, और तब ये शक राजा रुद्रदामन से क्या होंगे, पराजित होंगे। ठीक, दूसरी चीज कहा जाता है कि इनके विषय में भी कहा गया है कि इन्होंने विदर्भ, विदर्भ जानते हैं, विदर्भ यानी बरार वाला क्षेत्र, या ये कह सकते हैं ये आपका विदर्भ है, जिसे आप विदर्भ माने बरार, विदर्भ का मतलब है बरार। ठीक है, कहा जाता है कि विदर्भ को भी इन्होंने किससे छीना, शुंगों से छीना। ये शुंगों के अधीन था विदर्भ। ठीक, तो विदर्भ को भी इन्होंने क्या किया, छीन लिया। ठीक, कहा जाता है कि इसी समय यहां पर अगर आप देखेंगे ये उड़ीसा का क्षेत्र है, यहां पर खारवेल था। कहा जाता है कि इनके समय इधर से खारवेल ने हमला किया सातकर्णी के समय, और इधर से रुद्रदामन ने हमला किया था। और सातकर्णी प्रथम के विषय में कहा जाता है कि इसने क्या किया था, आसिक नगर तक अपनी विजय किया, और आसिक नगर इनके एकदम पूर्वी क्षेत्र में पड़ता था। यहां पर पड़ता है आसिक नगर, आसिक नगर। इस आसिक नगर को इन्होंने क्या किया, जीता। इसीलिए कहा जाता है कि सातकर्णी प्रथम न तो अपनी सीमा पूरब में बहुत विस्तारित कर सका, न पश्चिम में। अगर इसने सीमा अपनी विस्तारित किया तो कहां, दक्षिण में।
ठीक, इसीलिए इसे दक्षिणापथपति कहा जाता है। ये दुर्भाग्य था सातकर्णी का कि इसके समय पूरब में भी एक सशक्त शासक था खारवेल और पश्चिम में भी एक सशक्त शासक था रुद्रदामन, जिसकी वजह से पूरब और पश्चिम में अपनी दिशा का विस्तार न कर पाने के कारण सातकर्णी प्रथम ने अपनी सीमा का विस्तार बच्चों कहाँ किया, दक्षिण में किया, जिसकी वजह से इसके टाइटल में एक नाम लगा हुआ है और वह नाम है दक्षिणापथपति। ठीक है, ये इसकी राजनीतिक उपलब्धि रही। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि सातकर्णी प्रथम ने जिस योग्यता को हासिल किया उस योग्यता को इसके आने वाले वंशज सुरक्षित नहीं रख पाए, और सातकर्णी प्रथम के बाद जो काल आता है उसे हम अंधकार युग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अंधकार युग कहते हैं बच्चों। उसे क्या कहा जाता है? अंधकार युग कहा जाता है सातकर्णी प्रथम के बाद। तो सातकर्णी प्रथम के बाद एक जो फेज आता है वह अंधकार युग है। ठीक है, वह कैसा युग है? अंधकार युग है, क्योंकि यहां पर जिन राजाओं का नाम आया है उन राजाओं की कोई राजनैतिक उपलब्धि नहीं है। तो अंधकार युग में भी कुछ राजाओं के नाम मिलते हैं, जैसे अपिलक। अपिलक एक राजा थे, नंबर 1 अपिलक। अपिलक दूसरे राजा हैं कुंतल। कुंतल और तीसरे राजा हैं हाल। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप जानिए। ठीक है, इन दोनों की कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं बच्चों, इन दोनों की कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं है। किसकी किसकी? अपिलक और कुंतल की। ठीक है, लेकिन हाल की है। हाल स्वयं एक लेखक है और इसने ही गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती की रचना किया था। गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना किया, और यह ग्रंथ किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है, और प्राकृत ही सातवाहनों की क्या थी? भाषा थी। ठीक है, दूसरी चीज ये कहा जाता है कि हाल के दरबार में ही कात्रंत ग्रंथ के लेखक, कात्रंत ग्रंथ के लेखक सरोवर्मन रहा करते थे। भाई सीधी सी बात, जब वह स्वयं विद्वान है, स्वयं विद्वान है, तो वह विद्वानों का महत्व भी करेगा, यानी विद्वानों को महत्व भी देगा। तो विद्वानों को महत्व उसने दिया, और इसके दरबार में सरोवर्मन जो कात्रंत ग्रंथ का लेखक है, सरोवर्मन, ये दिखाई देता है। सरोवर्मन। ठीक है, और इसके बाद बृहद कथा, बृहद कथा जिसका लेखक कौन है? गुणाढ़। बृहद कथा का लेखक कौन है? गुणाढ़। ठीक है, अब देखिए, ये दो विद्वान हैं जो किसके दरबार में रहते थे? गाथा माने हाल के दरबार में रहते थे। हाल एक ऐसा राजा है जो विद्वान भी है, जो स्वयं एक ग्रंथ लिखा है, गाथा सप्तशती। अगर इनके राजनीतिक योग्यता की बात की जाए तो राजनीतिक योग्यता की चर्चा अगर हम करें बच्चों, बंद है ना, अगर राजनीतिक योग्यता की चर्चा करें तो कहा जाता है कि इनका एक सेनापति था जिसका नाम था विजयचंद। देखिए, इनका एक सेनापति था जिसका नाम है विजयचंद। विजयचंद, इसके बारे में कहा जाता है कि यह जो है बच्चों कहाँ गया था? विजयचंद कहा जाता है कि ये श्रीलंका गया था, ये श्रीलंका गया था। इसका मतलब है कि दक्षिण तक का जो भूभाग था वो कहीं न कहीं सातकर्णी प्रथम के समय ही इनके अधीन रहा होगा, तभी तो ये दक्षिण की यात्रा किया इनके सेनापति ने आसानी से, बिना किसी विजय को किए। और दूसरी बात कहा जाता है कि इनके समय की एक किताब है जिसका नाम है लीलावती। एक ग्रंथ है लीलावती। इसी ग्रंथ में इनकी सैनिक विजयों का उल्लेख किया गया है, यानी इनकी सैनिक उपलब्धियों का विवरण यहाँ पर दिया गया है कि इनकी क्या क्या सैनिक उपलब्धि रही। हालांकि ऐसी कोई उपलब्धि दिखाई नहीं देती, क्योंकि उपलब्धि तो तब होती जब अपने समकालीन राजाओं को, जैसे शक वंश या चेदी वंश को ये पराजित करते।
ठीक है। तो ऐसी कोई उपलब्धि इनकी दिखाई नहीं देती जिसकी चर्चा यहाँ पर की जाए। लेकिन हाँ, इतना जरूर जानिए कि इनकी किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आप दिमाग में रखिएगा, वो अक्सर बार बार पूछ ली जाती है। कहा जाता है कि हाल की जो रानी थी जिनका नाम था मलयवती, इनकी पत्नी का नाम था बच्चों, इनकी जो पत्नी थी मलयवती, कहा जाता है कि हाल स्वयं जो है प्राकृत भाषा का जानकार था, जबकि इनकी पत्नी जो है संस्कृत भाषा की जानकार है। जबकि इनकी पत्नी क्या थी? संस्कृत भाषा की जानकार थी। तो ये इस बात को दर्शाता है कि संस्कृत जो है कहीं न कहीं प्रचलन में अभी भी रही होगी। ये जरूरी नहीं होता कि जो राजभाषा हो वही आम जन की भाषा हो। तो आम जन की भाषा अलग हो सकती है। जैसे आज के भारत में भी आप देखिए तो आपकी राष्ट्रभाषा राज्य भाषा कुछ और है और आम जनता की भाषा कुछ और है। तो इस तरह की बाध्यता राज्यों में नहीं होती है। तो यहाँ पर भी प्राकृत राजभाषा है और कहीं न कहीं इनकी पत्नी जो है वो संस्कृत भाषा की जानकार है, जो ये दर्शाता है कि राजभाषा और आम भाषा दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है। तो बच्चों, आपकी संख्या जो है बहुत अच्छी है, मुझे बेहद खुशी है, आप 99 पे हो। और एक बात मैं आपसे बताऊं कि जैसे आज की जो क्लास है वो एक लंबी क्लास है, लेकिन मजबूरी हमारी है चूँकि नेक्स्ट क्लास लगी हुई है, आपको पता है, तो आपकी क्लास यहाँ पर मुझे रोकना होगा। हाँ, इसमें सातवाहन वंश या शुंग वंश अभी तक जो भी आपने पढ़ा, चाहे वो कुषाण वंश रहा, हमने कल भी आपको कहा था कि यहाँ से जो ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा वो आता है यहाँ के कल्चर और समाज से, जिसका डिस्कशन हम करेंगे कम से कम 2 क्लासों में। ठीक है। सुबह की क्लासों की जहाँ तक बात करें बच्चों, सुबह की क्लास की अगर हम बात करें तो सुबह की क्लास में थोड़ी सी संख्या घट रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो टॉपिक वहाँ चल रहा है उसमें इंटरेस्ट बच्चों का कम है। ठीक, सल्तनत काल का टॉपिक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ही वहाँ पे जेन्युइन टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे भारतीय नृत्य, भारतीय रंगमंच, भारतीय नाटक। ठीक, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। बात समझ रहे हैं नहीं? वर्तमान स्थापत्य कला, दिल्ली, कलकत्ता, इन शहरों की स्थापत्य कला। ठीक, वर्तमान आपके महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज, उनको पढ़ना, माने आने वाले जो वहाँ पे कई ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि उस क्लास में भी आप लोग जुड़ने की कोशिश करिए। 12 बजे से होती है। ठीक, अभी हम मुगल स्थापत्य कला पे पहुंच रहे हैं। मे भी कल की क्लास में हम मुगल स्थापत्य कला करेंगे और उसमें भी आप आगरा के ताजमहल, आगरा के किले, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो मुगल स्थापत्य कला वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला से, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के हिसाब से देखेंगे तो ताजमहल आप जान ही रहे हैं किसकी फरमाइश है? शाहजहाँ की फरमाइश पे बना था बच्चों वो। तो किस लिए बना है, ये सारी बातें हम वहाँ करेंगे। और बाकी आप लोग कुछ कहना चाहते हो तो कहें। आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं बच्चों। ठीक है, बाकी सब अच्छा है? सौरभ सक्सेना जी। बच्चों, एक मैंने आपको बताया हूँ, पहले भी बताया था। ठीक है, आज फिर मैं 2 मिनट में आपसे लूँगा कि 9 तारीख से मे भी मैं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो रही है प्लस चैनल पे, वहाँ पर आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए। और रेफरल कोड हमारा जो है वो मैं आपको बताया हूँ, SKY लाइव, ये हमारा रेफरल कोड है और यहाँ पर जाकर आप आसानी से जुड़ सकते हैं बच्चों। अगर हमारे रेफरल कोड के थ्रू आप जाएंगे तो आपको 10% का क्या मिल जाएगा? छूट मिलेगा। ठीक है, तो प्लस चैनल पर जाकर हमारा कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। मंगलवार से मैं भी स्टार्ट करूँगा मैं इसको, और ये मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ आपका एक प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हमें एक दूसरे से मिलने का मौका मिलेगा, बातें करने का मौका मिलेगा, एक दूसरे की समस्याओं को जानने का अवसर मिलेगा। तो ये रेफरल कोड हमारा है बच्चों, और आप लोगों से उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए शुभ रात्रि। ठीक, फिर मिलते हैं। थैंक यू।